नमस्ते। सिरलेख चैनल देखने वाले सभी जो दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। मैं हूँ डॉक्टर हरवंदन कौर बेदी, एमडी साइकेट्री, और ये दिवस 2003 से हर साल मनाया जाता है। और हर साल मनाने का तो उद्देश्य यही है कि आत्महत्या घटे, उस पर रोकथाम हो, क्योंकि ये एक जिसके साथ ये घटना घटती है, घटने से पहले वो बहुत ही भावात्मक दर्द से गुज़रता है, और फिर उसके घर वाले, उसके आसपास रहने वाले, उसके दोस्त, उनके साथ भी बहुत एक दुखद दर्दनाक हादसा होता है जो शायद जीवन भर वो भूल ना पाए। तो ये 2003 से शुरू हुआ और हर साल की इसकी जो थीम है वो अलग है, और इस साल की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि आशा की किरण हमें जगानी है कुछ सकारात्मक कार्य करके। अब ये सकारात्मक कार्य करने इतने ज़रूरी हो गए हैं कि आंकड़े इतने भयानक हैं कि अब वो समय आ चुका है कि हम सबको ये पता हो कि आत्महत्या के जो इंसान उसके बारे सोच रहा है उसके लक्षण क्या हैं, ताकि हम उनके बारे सीखें। मैं बताऊं कि ऐसे हमारे जो भारत की जो ऐसी स्थिति है, हालांकि आत्महत्या तो एक ग्लोबल, एक दुनिया भर का एक समस्या है, पर हमारे यहाँ जो मनोचिकित्सक और जो मनोचिकित्सक पेशेंट, उनका जो रेशियो है वो है 1 लाख पे 1 से कम मनोचिकित्सक। 1 लाख जो है भारतीय पे 1 लाख एक मनोचिकित्सक कम है, जबकि WHO के मुताबिक हर 1 लाख जो है आदमी पे 3 मनोचिकित्सक होने चाहिए। तो इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा है, सारे जो विश्व WHO ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि हर इंसान को कुछ ना कुछ जानकारी हो आत्महत्या के बारे, मानसिक बीमारियों के बारे, ताकि वो सतर्क रह सके अपने लिए और अपनों के लिए। तो अब लड़ाई के बारे तो आप सब ने सुना होगा, हर रोज़ टीवी पे यही तो चलता रहता है। ये होती है खुद से खुद की लड़ाई। इतना दर्द पैदा हो जाता है, इतना दर्द उस इंसान के दिल में पैदा हो जाता है कि उसको लगता है कि आत्महत्या के सिवाय उसके पास और कोई चारा नहीं। वो इस राह पे चलने के लिए मजबूर हो जाता है। इस राह के अलावा उसको कोई और राह दिखती नहीं है। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, सितंबर 10, 2021, यानी कि आज का दिवस, ये है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ना हमारा उद्देश्य, जो WHO का उद्देश्य है, वो ये है कि जो हर 4 सेकंड में विश्व में आत्महत्याएं हो रही हैं, उनको 2030 तक हमने आधा करना है। पर फिर सच्चाई तो ये है कि अगर हम भारत का ही आंकड़ा ले लें तो पिछले 1 साल में 10.9 पर लाख आत्महत्या से बढ़कर 12.6 हो चुकी हैं। तो आंकड़ा घटने के बजाय बढ़ी जा रहा है। तो इसलिए हम सबको एकजुट होना है और एकजुट होकर इस समस्या से लड़ना है, ताकि हम इस भयानक आंकड़े को कम कर सकें। वो कहते हैं ना कि दर्द खुद को हो तो हर कोई रोता है,
दूसरे के दर्द पे तो कोई कोई ही रोता है। तो अब ये आंकड़ों से समझना है कि कोई दूसरा नहीं, कोई अपना नहीं, हम सब में से कोई भी इंसान इस हादसे का शिकार हो सकता है। तो आत्महत्या ये है कि एकदम सरल शब्द में आत्महत्या है खुद की जान खुद से हाथ से लेना। सुनते हुए शायद रूह काम चाहती होगी कि ऐसे कौन कर सकता है। देखा जाए तो 90-100 साल का इंसान भी अगर उसे मौका मिले तो जीना चाहता है। तो ऐसा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है ऐसा कि एक इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो अपने ही हाथों अपनी जान लेना चाहता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने मन में सोचना कि आप ये सोचते हैं कि नहीं, ताकि जब इस बातचीत इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो जो आपकी अगर कोई गलतफहमियाँ हैं वो दूर होती जाएं। तो जब हम आत्महत्या ये शब्द सुनते हैं तो क्या हमारे मन में ये आता है कि जो लोग आत्महत्या के बारे बोलते हैं वो आत्महत्या करते नहीं? जी नहीं। 10 में से 8 लोग जो आत्महत्या करते हैं वो कुछ ना कुछ संकेत देते ज़रूर हैं। वो नहीं करना चाहते आत्महत्या, उनको कोई मदद चाहिए कि मुझे कोई मदद करे और मैं ऐसा कदम कोई ना उठाऊं और जी सकूं। पर जब वो संकेत भी लोग नहीं समझते तो उसका दर्द इतनी और निराशा में बढ़ जाता है, इतना उससे बेकाबू हो जाता है कि वो आत्महत्या करता है। छोटे छोटे जो संकेत हैं जो मैं आगे बताऊंगी उनके बारे आप उनको गांठ बांध के रख लीजिए और उन संकेतों की तरफ हमेशा सतर्क रहिए। सबसे ज़्यादा आत्महत्या बुज़ुर्ग लोग करते हैं। जो हमारा जो नेशनल एवरेज आंकड़ा है अभी जो चल रहा है 12.9 1 लाख इंसान पर, तो ये बुज़ुर्गों में ये आंकड़ा बढ़कर 8 गुना ज़्यादा है। कई कारण हैं इसके, कई कारण हैं जैसे अकेलापन, लंबी बीमारियां और कहते हैं ना हेड ऑफ़ द फैमिली जो है उनका ओहदा वो छीना जाता है उनसे। उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ था पर अब मैं बेबस हो गया हूँ, किसी के ऊपर मैं सहारा बन गया हूँ, मैं वो नहीं, मतलब शायद लोगों के पास समय नहीं है उनसे बात करने का या उनकी राय लेने का। जो वो घर के मुखिया होते थे अब वो नहीं रहते और ये उनको अंदर ही अंदर गम खाए जाता है। तो बुढ़ापे में इंसान अकेला रहता है, बुढ़ापे में इंसान पाठ पूजा ज़्यादा करता है, हंसता नहीं है, चिड़चिड़ा होता है। ये सब मिथ्याएं हैं, ये सब बेसिकली उसके अंदर डिप्रेशन की निशानियां हैं। बहुत बुज़ुर्ग मिलेंगे आपको जो हंसते खेलते हैं, बच्चों के साथ पार्क जाते हैं। हर एक बुज़ुर्ग जिसे कहते हैं ना कि भी 60-70 के बाद सटियाना, हर एक बुज़ुर्ग की ऐसी निशानी नहीं होती है। फिर ये एक सबसे डेंजरस मिथ्या जो है कि आप आत्महत्या के बारे में पूछेंगे, बात करेंगे तो इंसान आत्महत्या करेगा। जी नहीं। आत्महत्या के बारे बात करने से इंसान खुद कतराता है, उसे डर लगता है, उसे बहुत लगता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर किसी ने आगे से कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। तो अगर आप पूछेंगे तो एक बहुत बड़ा चांस है कि वो आदमी आपको बता देगा। तो अगर आपको कहीं शक है तो ज़रूर उस इंसान से पूछिए कि भाई सरल शब्दों में पूछिए, आप कहीं आत्महत्या के बारे तो नहीं सोच रहे हैं। तो इस मिथ्या को हमें अपने मन से, हमारे पूछने मात्र से कोई आत्महत्या नहीं करेगा। क्या आपको कोई पूछे कि ये तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो बस इसी पूछने से क्या कोई जाके कर लेगा? कोई, आप अगर पूछेंगे तो कोई कह सकता है कि हाँ मुझे आत्महत्या के विचार आते हैं, मुझे
बहुत परेशानी है, और फिर आपको बैठ के उसके परेशानी के बारे सुनना चाहिए। कोई ऐसी मिथ्या है लोगों की कि आत्महत्या अब जिसने सोची ली है तो फिर उसको मदद कैसे करें, मतलब उसने तो ठान ली है। उसने ठानी नहीं होती, अंत तक उसको एक उम्मीद होती है कि कोई सुनेगा, कोई समस्या का हल होगा। तो ऐसा लोगों को मदद करके वो जो क्षण होता है ना, वो जो हताश का, वो जो दर्द का, जो बेकाबू हो जाता है इंसान से, वो जो क्षण जब निकल जाता है ना, तो वो इंसान फिर खुद ही आत्महत्या नहीं कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि जो आत्महत्या की बातचीत कर रहे हैं वो अपनी तरफ अटेंशन सीख करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अटेंशन भी सीख करना चाहते हैं तो इसकी मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका अपने तनाव से जूझने का तरीका गलत है। समस्या तो उन्हें भी है और उस समस्या का वो समाधान भी चाहते हैं। तो किसी को जज नहीं करना है कि ये बुरा है, अच्छा है, ख़राब है। उसको समझना है कि अगर वो इसके बारे बातचीत कर रहा है तो ज़रूर उसकी समस्या उसके जूझने के बाहर जा चुकी है और उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। इसको मैं और सरल करके बताना चाहूँ तो एक बहुत भारी बक्सा है, अकेले आप उठा नहीं सकते। एक दो इंसान और आके आपकी मदद कर दें तो आप वो उठा लेंगे। तो अगर आपके मन के अंदर ऐसी भावनाएं हैं, इतना दर्द है कि आप उसे नहीं सह सकते, एक दो आदमी से बात करेंगे, आपका दर्द आप शेयर करेंगे, बांटेंगे, अपनी भावनाएं आप जो हैं वो उन भावनाओं को आप व्यक्त करेंगे, तो वो जो दर्दनाक भावना है वो सहनशील हो जाएंगी और जो आत्महत्या के बारे आप सोच रहे थे वो स्थिति टल जाएगी। तो इसका जवाब है ये, जो इंसान अकेला है, जो उदास है, एक यंग मेल, कोई गृहिणी, बुज़ुर्ग लोग, ड्रग एडिक्ट्स, जो माइग्रेंट लोग हैं, औरतें, मैरिड आदमी, जो यंग टीनेजर्स हैं, जो डाइवोर्सी हैं, जो आर्मी वाले हैं, मतलब अगर आप देखें तो कोई भी तो फिर से मैं पूछूंगी कि कौन है जो आत्महत्या कर सकता है। और इस चीज़ को फिर से हमने गांठ बांध के रखना है कि कोई भी। क्या आप जानते हैं कि हर 100 में से एक इंसान आत्महत्या करता है? तो यद्यपि हर 100 में से एक इंसान आत्महत्या कर रहा है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो 100 में से एक इंसान मैं नहीं होऊंगा? क्या ये आंकड़ा खुद में एक जवाब नहीं है कि कौन आत्महत्या कर सकता है? और ये आंकड़े बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे मुताबिक, कि इसमें इतनी सच्चाई होती है कि कोई झुठला नहीं सकता। हर साल विश्व में 1 मिलियन लोग आत्महत्या से मरते हैं। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो कि विश्व भर 3000 लोग पर दिवस आत्महत्या करते हैं और भारत में 400 लोग हर रोज़ आत्महत्या करते हैं। हर आत्महत्या जो पूरी हो जाती है, यानी कि वो इंसान आत्महत्या का शिकार हो जाता है, उसके पीछे 25 लोग हैं जो आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं। एक अटेम्प्ट होता है हर 3 सेकंड में, एक मौत होती है हर 40 सेकंड में, और एक अटेम्प्ट होता है, एक प्रयास होता है आत्महत्या का हर 3 सेकंड में। और 15 से 25 जो कि यूथ, जो कि जीवन का सबसे मतलब सुहाना जिसे उम्र कही जाती है ना, यूथ, जो एक देश का कह लो कि एक देश उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आगे जाके वो देश कैसा बनेगा। तो दूसरा नंबर कारण मौत का 15 से 25 साल की उम्र के व्यक्ति में आत्महत्या है। तो आदमी औरतों के मुताबिक 4 गुना ज़्यादा आत्महत्या करते हैं और औरत आदमियों के मुताबिक 4 गुना ज़्यादा प्रयास करती हैं।
तो ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि आदमियों के पास जो कहते हैं ना लीथल, जो ऐसी चीज़ें जो उनको मार डालें, जैसे गन्स, तो ये सारी चीज़ें जो बहुत जोखिम वाली हैं, उनको एक्सेस आदमियों को ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि समाज के कुछ रवैये कि मर्द को दर्द नहीं होगा, तो उसको दर्द भी होगा तो अपने दुख को अपने अंदर रखेगा, किसी के सामने नहीं बताएगा और अंदर ही अंदर कुढ़ता जाएगा, और वो जो दर्द है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर एक लिमिट के बाद उसको नहीं सहन कर पाएगा। और ज़्यादातर आज भी घर की आर्थिक स्थिति जो है, घर को चलाना, वो पुरुष का ही कार्य क्षेत्र माना जाता है। अब चाहे औरतें 4 टाइम जो गुना ज़्यादा प्रयास करती हैं, पर इसमें हमारे लिए क्या सीखने के लिए, भारतीयों के लिए क्या सीखने के लिए ज़रूरी है कि विश्व के कंपैरिजन में भारतीय औरत का आत्महत्या रेट दुगना है। तो कुछ तो कारण होंगे, और इसलिए हमें तो ज़्यादा सतर्क रहना है। हमें ज़्यादा सतर्क रहना है, क्यों ना कि ही हमारे पास जानकारी इतनी है, ना ही हमारे पास इतने मनोचिकित्सक हैं, और मानसिक बीमारियों की पर मिथ्याएँ इतनी हैं, और ऊपर से हमारा औरतों का सुसाइड रेट है, जो विश्व की औरत का सुसाइड रेट है उससे डबल है, दुगना है। तो ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि आत्महत्या से लोग और ज़्यादा मरते हैं, ना कि वॉर में, लड़ाई के मैदान में, या कि कोई खून खराबे में। अब आत्महत्या की जब जिक्र होता है तो 2 चीज़ें आती हैं सामने। हर कोई, जैसे मैंने बोला, हर आत्महत्या जो कंप्लीट होती है, जो पूरी होती है, उसके पीछे 25 लोग प्रयास करते हैं। तो जो तो कंप्लीट हो जाती है उसे तो हम आत्महत्या कहते हैं, और जो प्रयास होते हैं उसे हम डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, यानी खुद को मारने की कोशिश करना, DSH शॉर्ट में कहते हैं। तो अब जो व्यक्ति बच जाता है ना, तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई वो बच गया तो सारा हमारा जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो ख़त्म हो गई। फिर उसको समय दे के उसको थोड़ा शांत होने दो, फिर उससे बातचीत करो और उससे पूछने की करो कि तेरी मनसा क्या थी, मरने की थी कि डराने की थी। जो उसने तरीका अपनाया होता है वो कितना घातक होता है। मेन प्रॉब्लम भारत में ये है क्योंकि पढ़ाई की, जो लोग इतने अनपढ़ हैं कि वो सोचते हैं कि इस चीज़ से मैं नहीं मर सकता। उनको लगता है कि ये घातक चीज़ नहीं है, और वो गलत से उस चीज़ का जो इस्तेमाल है इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि ना मरना चाहते हुए भी उनको जान अपनी खो देनी पड़ती है। क्या आत्महत्या की प्लानिंग की थी कि एकदम गुस्सा आया और भावुक होके कर दी? जो प्लान्ड है नेचुरली वो बहुत सीरियस है, उसका दर्जा जो इम्पल्सिव है उसके कंपेयर। क्या उस आदमी ने प्लानिंग में किया था? क्या, कहाँ से वो चीज़ लाया, कहाँ छुपाई, क्या उसने तरीके अपनाए कि वो पकड़ा ना जाए, क्या वो गलती से पकड़ा गया, उस समय घर में कोई नहीं होता? ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी लेनी ज़रूरी होती है। और जब वो आदमी बच जाता है तो उस इंसान की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वो खुश होता है कि वो बच गया, कि उससे भी उसे निराशा होती है कि एक तो मैं चीज़ करने जा रहा था वो भी नहीं हुई, मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार है कि मैं मरने जा रहा था कि मैं मर भी नहीं सका। तो ऐसे इंसान से तो आपको और सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो जो बच गया है वो अटेंशन सीकिंग नहीं कर रहा था, और जो मर गया है ज़रूरी नहीं है कि वो मरना चाहता था। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए और जाननी ज़रूरी है। तो जो आत्महत्या है उसके अंदर क्या क्या आता है? एक है कि
आत्महत्या के बारे में धमकी देना या बात करना, मैं आत्महत्या करूँगा। कुछ ऐसे कार्य करना, ज़रूरी नहीं है कि आत्महत्या हो, पर जिससे मतलब खुद को नुकसान हो, जैसे रैश ड्राइविंग करना हो, कोई फ़िक्र ही नहीं, मर गए तो मर गए, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मरना ही है। प्रयत्न करता है इंसान पर मरता नहीं है, और ये प्रयत्न इतना सीरियस भी नहीं होता। बहुत सीरियस प्रयत्न करता है इंसान और बच जाता है, इसलिए बच जाता है कि उसकी मौत नहीं आई होती, नहीं तो उसने मरना ही था। और अंत में 5वीं स्टेज है कि इंसान आत्महत्या से मर जाता है, कंप्लीटेड सुसाइड। तो हमने जो कार्यक्षेत्र इस साल का है कि हमने एक आशा जगानी है अपने कार्यों से। अब आशा जगाने से क्या होता है कि हमें एक लक्ष्य मिलता है, और उस लक्ष्य को पकड़ते हुए हमें एक आत्मविश्वास आता है कि हम सभी मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं आत्महत्या से लोगों को बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो हाई रिस्क ग्रुप, जो प्रभावित समूह हैं, वो कौन हैं, क्योंकि अब एक के पीछे एक लाइन तो लग नहीं सकती। तो सबसे ज़्यादा एटलीस्ट हमको या घर वालों को या दोस्तों को या टीचर्स को या रिलीजियस टीचर्स को, या कई लोग वॉलंटियर भी करते हैं, उनको इसमें होता है कि मैं समाज की सेवा करूं, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि जिस इंसान के ज़िंदगी में एक के बाद एक हादसे आई जा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि निराश उसका होना संभव, क्या वो निराश होगा ही। जिस इंसान को कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, अकेला रहता है और ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, और उसके जीवन में ज़्यादा दोस्त नहीं है, या रिश्तेदारों से ज़्यादा बनती नहीं है, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ऐसे लोग भी होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, पर जब उनके सिर परेशानी आती है तो ऐसे लोगों की आत्महत्या करने की जो वो रिस्क है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और क्रोनिक जो लंबी और मतलब लंबे और से जो बीमारी का को सह रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स जिन्हें बहुत दर्द सहना पड़ता है, जो दूसरों के सहारे उनको जीवन गुजारना पड़ता है, बेड रिडन हो जाते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों की भी मनोदशा फिर निराशा की तरफ जाती है। फिर कुछ ऐसे लोग, जैसे कोविड के टाइम में, आगे भी मैं बोलूँगी, हमारा कंट्रोल नहीं रहता अपने फ्यूचर पे, तो क्या कर पाएंगे क्या नहीं करेंगे ये हमारे हाथ में नहीं रहता, तो इससे बहुत मन में बेचैनी पैदा होती है, हताश हो जाता है। मानसिक ये मैराइटल डिस्कॉर्ड, वैवाहिक कलह, जैसे कलेश, ये बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। फैमिली जॉइंट्स नहीं रही है, और दोनों आदमी औरत इक्वल कमाने लग गए हैं। हम अपने बच्चों को अलग, लड़के को तो अलग पालते हैं, लड़की को तो अलग पालते हैं, और जब शादी होती है तब उस समय प्रॉब्लम पैदा होती है, क्योंकि दोनों के जो मानसिक स्थिति है एक गृहस्थी चलाने को, वो एक समान होती नहीं है। तो पहले ये जो शादी थी, माना जाता था कि ये एक चीज़ है जो आदमी को रोकेगी, उसकी फैमिली, उसके बच्चे उसे रोकेंगे ऐसे कदम लेने से। पर आत्महत्या अब जो है, जो मैरिड लोग हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनमें ज़्यादा पाई जाती है। फैमिली हिस्ट्री सुसाइड की, हाँ, जीन्स होती हैं, कई फैमिलीज़ में बहुत आत्महत्याएं होती हैं, और ये सब केमिकल लोचे का कारण है। जिसने पहले प्रयत्न किया हो, कहते हैं ना कि पहली बार जो कार्य करना हो, जो सही गलत तो नहीं कह सकते, पर जो कुछ ऐसा कार्य हो जो हम रोज़मर्रा के जीवन में नहीं करते, जब हम उसे पहली बार करते हैं तो हम एक थोड़ा सा डर, हिचक ज़रूर होती है, पर जब हम उसे दूसरी बार करते हैं तो वही हिचक कम हो जाती है। तो अगर आपने पहले प्रयत्न किए हैं आत्महत्या के, तो आप भी हाई रिस्क ग्रुप में आ गए हैं। जो इंसान अपनी समस्याओं को ठीक से सुलझाने की क्षमता नहीं रखते हैं,
जिनमें इंटरपर्सनल प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ तालमेल रखने में उनको समस्या होती है, बातचीत करने का तरीका ठीक से नहीं आता, अपनी बात पहुंचाने की तरीका वो ठीक से क्षमता नहीं रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जो है, अब समस्याओं को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है वो ठीक लो होती है। जो उनकी भावनाएं हैं वो उनकी भावनाएं जो हैं वो मतलब सामान्य बेस लाइन, अगर मैं कहूँ तो वो सामान्य बेस लाइन पे नहीं चलती, ऊपर नीचे होती रहती हैं। और उनका सोशल सपोर्ट कम होता है बचपन में। अब बेस तो जो भी बन रहा है ना इंसान का, वो बचपन में ही बन रहा है, तो उसने घर में बहुत ऐसे अग्रेशन देखी है, मार कुटाई देखी है, शायद आत्महत्याएं भी देखी हैं कि खुद को मारना, दूसरों को मारना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और जो लोग समाज में बेइज्जत किए जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं आसानी से, ऐसी कई कम्युनिटीज़ हैं जो नहीं एक्सेप्ट की जाती हैं आज भी समाज में। तो ऐसे लोगों में भी आत्महत्या के जो ये है रिस्क ज़्यादा हो जाती हैं। और कुछ अपने आप में इंसानों में ऐसे स्वभाव होते हैं कि उन स्वभाव के कारण उनको ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करने में वो मुश्किल होती है। तो जितना आप अडेप्टेबल होंगे, जितनी आप सिचुएशन से आप अपनी परिस्थिति को से अडेप्ट कर पाएंगे, उसके साथ तालमेल रख पाएंगे, उतना आपको तनाव कम होगा। और जितनी आप तालमेल नहीं रख पाएंगे परिस्थितियों से, उतनी आपको समस्याएं बढ़ेंगी। तो ना ही एक कारण होता है आत्महत्या का, और ना ही आत्महत्या को रोकने का कोई एक कारण हो सकता है। तो हमें हर इंसान को भांपना है कि उसका क्या स्थिति है, मनोस्थिति है, उसके क्या कारण है, और उसके मुताबिक उसके साथ हमें बातचीत करनी पड़ती है। बुलिंग, एक बच्चा स्कूल में दूसरा बच्चा उसके ऊपर मारपीट कर रहा है, उसके ऊपर तनाव डाल रहा है, उससे अपना होमवर्क करवा रहा है, उसे बोल रहा है कि मेरे को पैसे ला के दे। तो ये सब चीज़ बच्चा जाके घर अपने बड़ों को नहीं बता पाता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों को, जो वो समस्या जो वो स्कूलों में झेल रहे हैं या कॉलेजों में झेल रहे हैं। फिर ना तो वो 25 साल तक एटलीस्ट पूरा ब्रेन तो डेवलप होता नहीं है, तो ना तो वो बच्चों में है ना तो वो बड़ों में है। तो पूरा जो है प्रॉब्लम को, समस्या को झेलने, उसको जूझने की, उसको ठीक करने की जो क्षमता है उनमें पूरी नहीं होती। कईयों के तो घर में फैमिली क्राइसिस चलती रहती हैं, या उनके पिता शराबी होंगे, या माँ डिप्रेशन में होगी, या घर में काफ़ी तनाव होगा, कई कारणों के कारण रोज़ लड़ाई मारपीट देखता होगा वो बच्चा। और जो मोस्ट यूथ स्पेसिफिक, युवा के लिए है, द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है, वो है रिजेक्शन इन लव। और आजकल तो ये सोशल मीडिया में इतना आ गया है कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड हो गया है तो आप एकदम बताना चाहेंगे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड हो गया, अपने पिक्चर्स आप फेसबुक पे डाल देंगे, और बिना बताए ही कोई आपकी पिक्चरें आपकी फेसबुक से या सोशल मीडिया से निकाल देगा। और मतलब इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो क्लोजर कहते हैं ना, किसी रिश्ते का क्लोजर होना, वो ठीक से होता ही नहीं है। अगर आपका लव अफेयर है, तो अगर कोई कारण से भी इंसान उसे तोड़ना चाहता है, तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो ये तरीके, अब हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, पर जो हर इंसान के ऊपर है कि वो फ़ायदे लेगा उसके कि नुकसान लेगा। तो कई लोगों के तब पता चलता है, और कई लोग साइबर क्राइम तक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि उनको ये झटका लगा होता है कि ये सारे कारण जो हैं दूसरी पार्टी से वो नहीं सहन कर सकते, और इसलिए वो जिसे कहते हैं ना शेम, उनको इतनी शर्म आती है, फैमिली मेम्बर्स उनके नाराज़ हो जाते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं,
कि इस कारण के लिए भी बहुत युवा आत्महत्या करते हैं। जिसने बहुत लॉस यानी बहुत चीज़ों को खोया है, घर में मौतें हुई हैं, डाइवोर्स हुआ है, रिलेशनशिप ब्रेक हुई हैं, और पिछले 10 सालों में डाइवोर्स का रेट 400 गुना बढ़ चुका है। मतलब शायद अब शादी करना मुश्किल है, पर शादी से निकलना बहुत आसान हो चुका है। और आपका सोशल स्टेटस गिर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं कोविड के साथ उस वाले जो क्यों कोविड में आत्महत्या बढ़ रही हैं उसमें आपको विस्तार में बताऊंगी, तो आप ज़्यादा उसको समझ पाएंगे और कोरिलेट कर पाएंगे। तो 90% आत्महत्याएं वो हैं मानसिक रोग उसके लिए, और उसमें से भी सबसे पहला कारण है उदासी, डिप्रेशन, और सेकंड नंबर पे है जिसे हम मिथ्या समझ के लेते हैं नशा, शराब, कि शराब पीने से मेरा गम दूर होगा। गम नहीं दूर होगा, ब्रेन थोड़ी देर थप होगा, समस्या वहाँ होगी, एक और समस्या आ जाएगी कि आप शराबी हो जाएंगे। और 25% जो कहते हैं ना 25% कोमॉर्बिड जो दूसरा कारण है वो आत्महत्या का है ड्रग्स। कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं लोगों के कि वो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, और छोटी सी एडजस्टमेंट के लिए छोटी एडजस्टमेंट उनको बहुत भारी पड़ जाती हैं, और इसके कारण भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। और एक है बीमारी जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, जिसमें आप रियलिटी की सच्चाई से टच में नहीं होते हैं। तो आपको कानों में आवाज़ आती है जो किसी और को सुनाई नहीं देती, आपको बड़ी चीज़ों का भ्रम होता है, तो कभी वो आवाज़ आपको कह देती है कि जाओ आत्महत्या करो, और आपके लिए वो सही होता है, आप जाके कर लेते हैं। कभी आपको भ्रम होता है कि सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे मारने वाली है, तो इससे अच्छा इसके पहले मैं ही अपने आप को मार लूँ, और लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो 90% कारण है मानसिक बीमारी। तो इनके बारे जानकारी हेल्थ इज़ वेल्थ इस सेक्शन में जो हम इस चैनल में बात कर रहे हैं, हम एक इस बीमारी को पकड़ेंगे ज़रूर, पर आज क्योंकि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है तो हम आत्महत्या की रोकथाम पे ज़्यादा आज जोर देंगे। और ये जो सारी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, ये आंकड़ों द्वारा भी हम दर्शित कर सकते हैं कि पर लाख सुसाइड को जो हम आंकड़े देखते हैं तो पर लाख कितनी सुसाइड हो रही है। आदमियों में 20, औरतों में 7, मानसिक रोगियों में 370, उसमें से डिप्रेस्ड लोग हैं जो 800। तो सबसे पहला नंबर आ गया है जो है मैंने बताया उदासी का। अगर आपने पहली बार एक अटेम्प्ट किया है तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो है पर लाख 1500, और 2 बार आप कोशिश कर सकते हैं तो 15,000 बन सकता है। और जो लंबी बीमारी हैं उनके आंकड़े चाहे मेडिकल हों चाहे सर्जिकल हों वो हैं 85 पर लाख। अब कोविड की बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही तो परिस्थिति है जो आज हम भुगत रहे हैं। और ये जो 5 तारीख को टीचर्स डे गया है उसमें एक किसी ने बहुत अच्छा व्हाट्सएप मैसेज भेजा है कि सबसे बड़ा जो हमारा अध्यापक जिसे हमें नमस्कार करना चाहिए, जिसको हमें वो है कोविड, क्योंकि जो वो सिखा के गया है हमें ज़िंदगी के बारे या सिखा रहा है ज़िंदगी के बारे, वो कोई और टीचर या और अध्यापक या और कोई माँ बाप कोई भी सिखा नहीं सकता था कि आप रात को सोएं और ज़िंदगी सुबह बदली हो, और कैसे बदल जाती हैं ज़िंदगियाँ, कैसे बदलते हैं रिश्ते और कैसे बदलती है परिस्थितियाँ। तो कोविड में जाहिर सी बात है कि इतनी एबनॉर्मल परिस्थिति है तो आत्महत्या तो बढ़नी ही है। तो आपको किस चीज़ का डर है? डेथ का है, अननोन का है। कितनी मिथ्याएं हैं, कोई कहता है कि ये वायरस है, कोई कहता है किसी ने बनाई है, कोई कहता है वैक्सीन मत लो उसमें कुछ है। मतलब लोगों में एक पैनिक, अफवाहें फैली हुई हैं, और ये अफवाहें जब फैलती हैं ना तो इनका जो नतीजा होता है वो बहुत गलत होता ही है। और
लोगों के जॉब्स गए हैं इस महामारी में, इतना वर्ल्ड ओवर इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट की है। इसके जाने से मतलब हताशा, सोशल स्टेटस आपका गिरना, और इससे आपके जो फार्मर सुसाइड्स एंड इसमें जो आपके मज़दूरों की सुसाइड, और ये जो मानसिक रोगी हैं, सारा तो हम केंद्र कोविड पे डाल रहे हैं, तो बाकी बीमारियों के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जो मानसिक बीमारियों से जूझते हैं, उसकी दवाइयाँ लेते हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिली और फिर हमको आइसोलेट होना पड़ा, एक दूसरे से लॉकडाउन्स हुए, तो सोशल आइसोलेशन, एक अकेलापन, ये सब चीज़ें मिल के ये कारण है कि जो कोविड में जो महामारी की स्थिति में आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, और इसकी जानकारी अब हमें होना बहुत ज़रूरी हो गई है। और हमें इस स्थिति में होप पैदा करनी है कि हम किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं और किसी भी परिस्थिति से हम जीत सकते हैं। समय अब जो है वो अपना समय लेके ही बदलता है, पर बदलता ज़रूर है। तो ये भी दिस टू शैल पास, ये भी जो कोविड की स्थिति है ये निकलने वाली, ये सारा ख़त्म होने वाला होएगा ज़रूर एक दिन, पर तब तक जो धैर्य नहीं रख पाएंगे, कई अनजान लोग इसके भुगत रहे हैं। तो ज़िंदगी में कुछ चेंज लाने के लिए हर वक्त सड़ी हुई ज़िंदगी जा रही है, बहुत ही निराशा में ज़िंदगी जा रही है, तो इसे ख़त्म कर देते हैं। शायद कुछ अच्छा ही हो जाए, या ना अच्छा हो तो इससे बुरा तो नहीं हो सकता। चॉइस, किसी चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं है तो एटलीस्ट कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो वो जो कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है? कई लोगों को लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ तो ये मेरा एक कंट्रोल है। और पनिशमेंट देना, एक तो खुद को, क्योंकि ये लड़ाई है खुद की खुद से, और एक दूसरों को। किसी ने आपको इतना तंग किया हो, चाहे वो आपका घर वाला हो, चाहे वो आपका पति हो या पत्नी हो, तो आप उसको एक टाइप से पनिश करना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं कि तूने मुझे इतना सताया, अब तू भुगत, पूरी ज़िंदगी मेरी लाश देख, और इस पर तू अपना जोर जितना ज़बरदस्ती कर सकता है कर, और ज़िंदगी भर याद रखना कि तेरे कारण मैंने आत्महत्या की है। और मानसिक बीमारियां, इनके बारे तो हम बात कर चुके हैं। तो ये शुरू कैसे होती है आत्महत्या? कई तनाव होते हैं, जूझते हैं, कहीं जाके मन में आती है एक विचार आता है कि इससे अच्छा तो भाई मैं मर जाऊं, ऐसी मेरी हालत होगी कि इससे अच्छा तो भाई मैं मर जाऊं। ज़िंदगी चलती रहती है, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक चलते हैं, पर कईयों की ज़िंदगी में नकारात्मक ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें आदमी को लगता है कि वो इससे आगे जाता है कि मैं मर जाऊं, तो वो कोई तरीके ढूंढने लगता है कि अच्छा कैसे मरूं। वो साइट्स पे जाता है, ऐसी भी साइट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, हाउ टू कमिट सुसाइड, ईजी वेज टू डाई, आप किस तरीके से बिना पेन के मर सकते हैं। तो वो तरीके ढूंढने लग जाता है कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। फिर वो प्लानिंग की स्थिति में जाता है कि भाई मैं कहाँ से क्या लाऊं, कहाँ छुपाऊं, कौन सा वो समय हो या कहाँ जाऊं और आत्महत्या करूं जहाँ मेरे पकड़े जाने के चांस बहुत कम हों। तो एक प्लानिंग करने लग जाता है। फिर ज़िंदगी चलती रहती है, वो प्लान भी पड़ा रहता है, वे थॉट्स भी चलते, विचार भी चलते रहते हैं, और फिर कुछ इवेंट्स होती हैं, फिर कुछ नकारात्मक बातें होती हैं। तो आदमी जाके जो अपना, उसको पता होता है मेरा प्लान क्या है, तो वो प्लान को अपना लेता है। या तो वो मर जाता है या वो बच जाता है, उसकी किस्मत होती है तो बच जाता है, नहीं तो आत्महत्या पूरी हो जाती है। सदैव तैनात, ये जो तैनात रहना, ये जो रेड अलर्ट साइंस हैं, ये सबको मालूम होने चाहिए। और द इंडिकेटर, वो जो चीज़ दर्शाती है कि ये आदमी आत्महत्या करने ही वाला है, उसे हम होपलेसनेस कहते हैं, जो सीवियर, मतलब बहुत सीवियर डिप्रेशन में होता है। तो हालांकि हमें माइल्ड डिप्रेशन को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, पर सीवियर डिप्रेशन में तो होपलेसनेस होती ही है, कोई आगे की आशा नहीं,
और हमें क्या करना है, आशा जगानी है। इस साल हमने क्या करना है, हमने क्या प्रयत्न करना है कि लोगों की ज़िंदगी में आशा जगानी है। अब मैं आपको बाद में बोलूँगी, ये इंडियन वर्ड तो है नहीं कि कोई आपको आके, भारतीय शब्द तो, हिंदी शब्द तो है नहीं, कोई आपको कहेगा कि मैं बहुत होपलेस हो गया हूँ। तो किस तरीके से आप भांपेंगे कि ये उसके अंदर पैदा होगी ऐसे मनोस्थिति, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, किसी चीज़ से उसे खुशी नहीं होती, मतलब होता है एक कोने में पड़ा रहता है और किसी चीज़ में वो उसकी, मतलब उसको कुछ भी कार्य करने में, ना नहाना धोना, खाना मिले ना मिले, मतलब उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं कि क्या हो रहा है। फिर वो आपसे को आत्महत्या की बातें आपसे करता है, और आत्महत्या और मौत की बातें, और इस तरह विचित्र तरीके से, मतलब ऐसी बातें करता है कि आपको सुनने में बहुत विचित्र लगता है। और बहुत सडन एकदम किसी का बिहेवियर, व्यवहार या मूड बदल जाए। कोई बहुत ही दुखी बंदा हो और एकदम बहुत खुशहाल दिखे, तो आपको साथ में नहीं खुश होना है कि अरे वाह, ये तो अपनी समस्या से बाहर निकल लिया, सारी समस्या ही ख़त्म हो गई, सारा तनाव भी ख़त्म हो गया। ये भी हो सकता है कि उसने सोच लिया कि मैं आत्महत्या कर लूँ तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। एकदम ना डिप्रेशन, उदासी, कोई बीमारी आएगी आपकी ज़िंदगी में, ना ही एकदम वो चली जाएगी। तो इस चीज़ को आपको बहुत, इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत अलर्ट रहना है, तैनात रहना है। हाई रिस्क बिहेवियर, जैसे मैंने बोला, ज़्यादा शराब पीना, रैश ड्राइविंग करनी, कोई डिसिप्लिन नहीं, लड़ाई झगड़े, और कोई प्लानिंग नहीं फ्यूचर की, क्योंकि कोई फ्यूचर है ही नहीं, कोई तो प्लान क्या करना है हमने। और अपने आप से नफ़रत करना, ऐसी बातें करना कि मैं खुद से नफ़रत करता हूँ, और लोगों से आइसोलेट होना, अपनी प्रिय चीज़ें लोगों को देना कि अब मेरे को क्या ज़रूरत है इनकी, तो अपनी जो चीज़ें उसको बहुत प्यारी हैं वो लोगों में बांटने लग जाता है। या फिर ऐसे भी है कि वो लोगों को माफ़ी मांग के, चिट्ठियाँ लिख के माफ़ी मांगता है कि मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसी कोई चिट्ठी अचानक आपके पास, किसी आदमी ने आपसे कई वर्षों तक बात नहीं की और एक चिट्ठी, आजकल तो चिट्ठी का ज़माना नहीं है, आपको टेक्स्ट मैसेज आता है या व्हाट्सएप आता है या मेल आती है कि मुझे माफ़ कर दें। तो ये भी एक तैनात होने की आपकी स्थिति है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। फिर आप सुसाइड नोट कुछ लिखना, उसकी लास्ट जो विश है, जो भी उसकी भावना है उसको लिखना, और फाइनल एक्ट जैसे कि अपने जीते जी विल बनाना, बच्चों के नाम घर कर देना, ये सारे कार्य वो आत्महत्या के बारे बातचीत करते हुए करने लगता है। एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो घर वालों को जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है कि जब उदासी का मरीज़ का इलाज हो रहा होता है और वो उदासी से बाहर आ रहा होता है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले नींद और भूख जो है वो ठीक होती है। उसके बाद उसकी जो चलने की, जो फुरने की में फुर्ती आती है, और सबसे एंड में जो है, सबसे लास्ट में नकारात्मक सोच, जिसमें कि आत्महत्या के विचार हैं, वो निकल जाते हैं। तो जब वो इंसान उस चलने फूलने की स्थिति में होता है पर सोच नकारात्मक होती है, उसके मन में आत्महत्या के विचार होते हैं, तो उस समय उसको आत्महत्या पूरी करने, वो ज़्यादा चांस है कि वो अपनी नकारात्मक सोच को पूरी कर सके। तो ये हर घर वाले को जानना ज़रूरी है। वो पहले तो ज़रूर उस पर नज़र रखेंगे, पर जैसे जैसे ठीक होता है, जब तक नकारात्मक सोच नहीं जाती है, तब तक आपने उस इंसान के ऊपर नज़र रखनी है। और जिसने प्रयास किया है उसके लिए पहला 1 वर्ष वो बहुत हाई रिस्क टाइम होता है कि वो दूसरी बार आत्महत्या की कोशिश कर सकता है। तो कैसे कोई हिंदी भाषा में बोलेगा या फिर हमारी भारतीय कोई भी लैंग्वेज में बोलेगा कि वो होपलेस हो चुका है। मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, भगवान भी मेरी मदद नहीं कर सकता है।
मेरी परेशानी का तो कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं, तो मुझे मेरी मदद करने की कोशिश भी मत करना। मुझे घुटन हो रही है, मुझे जीने में घुटन हो रही है, मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। मैं क्या क्या किस लिए जीऊँ मैं? तो इससे अच्छा है तो मैं मर जाऊँ। तो ये जो हैं ये सब होपलेसनेस के नीचे आते हैं। तो यद्यपि कोई ऐसे कर रहा है तो उसके घर वालों को, आपका दोस्त है या आपके घर वालों में किसी को बता रहा है, तो आपका काम, दोस्तों का काम है घर वालों को बताना, घर वालों का काम है मनोचिकित्सक के पास लेके जाना। मतलब ये श्योर सा साइन है कि कुछ दिनों में ये इंसान आत्महत्या करने वाला है। इसे मजाक में मत लो। वो फिर बोलेगा अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक करते नहीं हैं लोग। तो इसको आपने बहुत सीरियसली लेना है। और 10 प्रश्न याद रखने हैं आपने, जो पूछने हैं। आपने घबराना नहीं है और इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि पूछने से कोई आत्महत्या नहीं करता है। पूछने से कोई आत्महत्या करता है। पूछने से हो सकता है वो आपको बता दे और एक जान बच जाए। तो क्या आप अपने आप को मारने के बारे, आत्महत्या के बारे सोच रहे हैं? क्यों? यही तो उसके तनाव का कारण होगा जिसको हमें सॉल्व करना है। कैसे? तो उसकी प्लानिंग के बारे हमें पता चल जाएगा, तो वो जो डेंजरस चीज़ें हैं हम दूर कर सकते हैं। 1 से 3 के स्केल पे कितना मरना चाहते हैं? 1 बोलेगा और 3 बोलेगा, स्वाभाविक है अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितनी बार आपको ये विचार आते हैं? हर रोज़ आते हैं, हफ्ते में 1 बार आते हैं, महीने में आते हैं, 6 महीने में कभी कभार आते हैं। हर एक आंसर का, हर एक जवाब का मतलब अलग पड़ेगा। और एक बार ये विचार आते हैं तो कितनी देर रहते हैं? क्षणिक रहते हैं, मिनट रहते हैं, कि घंटों तक चलते रहते हैं? कभी तुमने प्रयास किया? जैसे मैंने आपको बोला था, ये रेड अलर्ट साइन है। अगर किसी ने पहले प्रयास किया हो तो उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। क्या तुम शराब या कोई नशा ज़्यादा ले रहे हो? क्योंकि वो कोशिश करता है, एक मिथ्या है ना कि शराब पीने से तनाव दूर होता है, तो वो अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करता है। पर क्या होता है कि हमारी यहाँ की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी जजमेंट ठीक नहीं होती। और शराब में 60 से 70% लोग जो आत्महत्या करते हैं वो शराब के नशे में पाए गए होते हैं। किसी ने घर में आत्महत्या की, फैमिली हिस्ट्री मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी है। और अभी तक आप आत्महत्या के बारे सोच रहे हो तो क्या है जो आपने अभी तक नहीं की? वो क्या फैक्टर है, वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रहा है? उस पे हमने उसको ही, उस धागे को पकड़ के ही, जब तक समस्या का समाधान नहीं करते हैं हम उस धागे को पकड़े रखना है, उस होप को पकड़े रखना है। चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो रिलीजन हो कि आपकी रिलीजन इसको मान्यता नहीं देती, आपका धर्म इसको मान्यता नहीं देता। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और हमें एक सुसाइड प्रिवेंशन, आत्महत्या रोकथाम का एक प्रोग्राम हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि जब आदमी मर जाता है ना तो उसकी काउंसलिंग या उसका इलाज हम कर नहीं सकते हैं। तो पहले तो हमें जो रेड अलर्ट साइन हैं जो मैंने आपको बताए वो जानने ज़रूरी हैं। फिर वो 10 सवाल हमें जानने ज़रूरी हैं। फिर हमें प्रिवेंट करने के लिए जो लीथल चीज़ें हैं, जो बहुत ही जोखिम वाली चीज़ें हैं, जैसे गन्स लिबरली एकदम मार्केट में सेल नहीं होनी चाहिए। और ये सारे हमने कदम उठाए हैं गवर्नमेंट ने कि गन्स नहीं मिलेंगी और ऑर्गेनोफॉस्फोरस सब्सटेंस इतने आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये सारे हमने जो मेथड हैं, और इसके साथ हमने आजकल एक मेथड और अपना लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो उनकी नींव से शुरू हो रहा है कि ज़्यादातर स्कूलों में काउंसलर हैं। अब हमें पहुंचना है कि हर स्कूल में हो जाए, ताकि बच्चे और काउंसलर और बच्चों का नंबर भी एक रेशियो में हो, ताकि वो बच्चा उसके पास कोई तो हो जिससे वो अपने मन की बात कर सके। और ये अनिवार्य है कि हर स्कूल में सुसाइड हेल्पलाइन नंबर लगाए जाने चाहिए।
कि अगर वो बच्चा बात करना चाहता है तो करे। अब ये जो आत्महत्या हेल्पलाइन है, इसमें ट्रेंड बंदे बैठाने हैं। नाम मात्र की हमने हेल्पलाइन नहीं लगनी कि भाई मेरे को अच्छा लगता है मैं वॉलंटियर करूं तो मैं जाके बैठ जाऊं। मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग करके आप इस हेल्पलाइन में उस किसी भी इंसान के लिए आप मददगार हो सकते हैं, नहीं तो पासा पलट भी सकता है। तो बचपन से हमें एक बच्चे को ज़्यादातर ये खा वो खा, शरीर अपना सेहत ठीक कर, उसकी मानसिक, उसकी भावनाएं, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी को हमें उतना ही महत्व देना है। चारों चीज़ें एक साथ चलेंगी और सिर्फ मात्र बोलने से नहीं होने वाला। बच्चा आपको देख रहा है तो वो नहीं करेगा जो आप बोल रहे हैं, वो करेगा वो जो आपको करते हुए देख रहा है ना। उसके आत्मविश्वास बढ़ाओ, लाइफ के जूझने की स्किल्स, ये सब स्कूलों में पहले होता था। मॉरल साइंस करके एक क्लास होती थी। ये सारी चीज़ें स्कूल में वापस शुरू होनी चाहिए। बच्चों को अपनी समझना चाहिए कि भावनाएं नाम की चीज़ होती है। वो अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को किसी के सामने ना बताना कि मेरे को ऐसे निराश लग रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को चिड़चिड़ापन लग रहा है, ये सब उसको, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने, पहले पेरेंट्स को उनको खुद डील करने देनी चाहिए, और अगर उसमें कोई गलती है तो फिर दखल देके उसको बच्चे को सिखाना चाहिए। और बच्चे को ज़िंदगी में हार माननी सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो एक जो चीज़ बीइंग अ मनोचिकित्सक जो मैंने अपने बच्चे को सिखाई है, और जो शायद आपको ठीक लगे तो आप भी अपना सकते हैं, कि मैंने उसे बताया कि हर जो तेरी ख्वाहिश जो तेरे भविष्य के लिए अच्छी हो, भगवान उसे पूरा करे, नहीं तो ना करे। तो जब बच्चे को ये समझ आ जाती है कि जो मेरी ख्वाहिश मेरे भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, वो इसलिए पूरी नहीं हुई, तो फिर वो जो फेलियर है वो उसको झेल लेता है कि हाँ भगवान, ये कुछ संस्कार होते हैं, कुछ घर कैसे इसको अपनाए, कोई घर किस तरह इसको अपनाए, पर कुछ संस्कार तो आपको देने ही हैं कि आपको बच्चे को फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाना ही पड़ेगा। किसी की मदद करनी है ना, तो पैसे दे के तो सबसे आसान तरीका होता है, पर सबसे जो सबसे महंगी मदद जिसे कहते हैं ना, वो होती है किसी को समय देना, अपना समय देना और उसकी परेशानी सुननी। ये सबसे बड़ी मदद किसी की होती है। तो इस तरह की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी के पास तो समय ही नहीं है, और वो इंसान कुछ बोलना चाहता है, वो बोलने मात्र से ही उसका आधा दुख कम हो जाएगा। तो ये तो है कि हमने क्या कार्य करने हैं, पर जो WHO ने हमारे 3 लक्ष्य हमें दिए हैं जो इन सारे कार्यों को पूरा कर सकते हैं, वो है रीच आउट, जाके लोगों तक पहुंचो। और ये मुझे बहुत खुशी है कि ये गांव तक भी पहुंचेगा। तो ये हमारे ग्रामीण समाज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सिटी में लोग रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, उनको तो फिर भी जानकारी मिल जाती है, उनके पास तो फिर भी मनोचिकित्सक हैं, पर जो ग्रामीण लोग हैं उनको जानकारी पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता कि वो बीमार भी हैं कि नहीं हैं, कि कोई आलसी तो नहीं है। उन्हें लगता है अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो उनको ये सारी समस्याओं के बारे, कोई आत्महत्या कर सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे जानकारी, और क्या लक्षण है कि वो करने जा रहा है, उसकी मनोस्थिति क्या है। तो रीच आउट, पहुँचिए, जन जन तक पहुँचिए। और जो स्टिग्मा है ना, भेदभाव है मानसिक बीमारियों का से, कोई आत्महत्या कर ले की कोशिश करे, उसे दूर कर दीजिए। और ये आप सबको जानना है कि हमारा जो रीसेंट है, जो मेंटल हेल्थ एक्ट है 2017 का, उसमें अगर मानसिक बीमारी के साथ भेदभाव किया, किसी को आपने पागल कह दिया, किसी पागल कहने पे भी आपको जेल हो सकती है, क्योंकि इतना भेदभाव हो गया है। लोग इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं इलाज लेने में या किसी को बताने में कि मुझे मानसिक बीमारी है,
इससे ही इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं। और हम सबको एक रोशनी का स्रोत बनना है जिससे हम एक दूसरे की मदद कर सकें। कहते हैं कि दिया बहुत चाहिए, दिए बहुत चाहिए, दिए बहुत चाहिए दिवाली बनाने के लिए, पर एक ही काफ़ी है दिया रोशनी जगाने के लिए या रोशनी दिखाने के लिए। और वो दिया आप क्यों नहीं बन सकते? आप बन सकते हैं अगर आप ठान लें इस बातचीत से कि मैं भी ये सीख के लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूँगा और समाज में अपना योगदान दूंगा। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जो बोल रहा है कि मैं अब आत्महत्या करने जा रहा हूँ या उसमें, तो आप क्या करेंगे? तो उसको हम सरलता से बोलते हैं हिंदी में पुकार। इंग्लिश में है एस, आस, केयर, एस्कॉट और हिंदी में है पुकार। पूछिए, कार्य करिए और रक्षा करिए उस व्यक्ति की। यही तो है एक्शन ऑफ होप। तो पहला प्रत्यदर्शी कोई भी हो सकता है। अब ये आप नहीं सोचिए कि मेरे सामने ऐसा आदमी नहीं आ सकता अभी जो आत्महत्या की सोच रहा हो। वो जब 100 में से एक करता है तो मतलब कोई भी कर सकता है, तो किसी के सामने भी ऐसा इंसान आ सकता है। तो हमको सदैत्यनाथ के जो मैंने लक्षण बताए हैं और हमें क्या सीखना है कि उस आदमी की मदद कैसे करनी है और उस आदमी की मदद कैसे करनी है कि वो आदमी आत्महत्या पूरी ना कर पाए। तो सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे कह रहा है तो लोग खुद ही बौखला जाते हैं और उनकी जो बौखलाहट है वो दूसरे पे और चढ़ती है। जब आप घबराए होते हैं ना, तो आपकी घबराहट दूसरे तक पहुंच जाती है। तो आपको खुद को शांत रखना है। फिर बाय टाइम मैंने बताया कि वो क्षण चला जाए तो वो आदमी खुद आत्महत्या नहीं कर पाएगा, तो उससे बातचीत करिए। सीधा मत जाइए क्या करा तूने, क्या करने जा रहा है, ऐसे नहीं। उसका नाम पूछिए, कहाँ का है, क्या करता है, घर में कौन है। न्यूट्रल मतलब ऐसी बातचीत जो उसके मन से उस विचार को दूर करेंगी और थोड़ा थोड़ा अपने आप ही वो शांत होने लग जाएगा। उसकी अगर वो अपनी परेशानियों के बारे बात करना चाहता है तो उसे करने दीजिए। उसकी परेशानियों को मत बोलिए है ये कोई परेशानी है, उसके लिए हो सकती है। हर इंसान के लिए तनाव का एक पर्सनल मीनिंग अपना खुद का स्वाभाविक मतलब होता है। अब किसी के 4 बच्चे हो, उसकी टांग टूट जाए तो उसे शायद इतना फ़र्क ना पड़े। किसी का 10-15 साल के बाद बच्चे को मामूली सा बुखार हो जाए ना, तो उसके सिर पे पहाड़ टूट जाता है। तो कोई भी समस्या छोटी नहीं होती है। आपका उसको देखने का नज़रिया क्या है, उससे वो छोटी या बड़ी होती है। सुनिए, और आप किसी को किस तरह से सुन रहे हैं ना, मतलब किसी सिंपैथी से, दिल से सुन रहे हैं या बस ऐसे ही बैठे हुए हैं कि यार बकबक कर रहा, करने दो, उससे आप पता चल जाता है। जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके जो शरीर के में बदलाव से आपको पता चल जाता है कि ये तनाव में है, वैसे उसको भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शरीर के कुछ जो क्लूज़ हैं जिसे हम बोलते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पता चलता है कि आप वास्तव में उसकी परेशानी में या उसकी मदद करने के लिए बैठे हैं कि ऐसे ही बैठे हैं कि आपको उसमें बस कि आत्महत्या ना करे और मैं यहाँ से खिसकूँ किसी तरह। उसको आदमी को बोलिए कि मैं आपकी मदद के लिए हूँ, फ़िलहाल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी समस्याएं अभी सुलझा सकें, पर हम कोशिश तो एक बार और ज़रूर कर सकते हैं। और भगवान के लिए भी उसको अकेला छोड़ के मत जाना कि मैं किसी को लेके आता हूँ, भाई तू बैठ, तो हो सकता है आपको आने पे लाश मिले। तो आप मोबाइल से बात कीजिए, चिल्लाइए, शोर मचाइए, किसी की मदद मांगिए या हाथ पकड़ के ही उसको खींच के उसके घर वालों के पास या किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाइए ताकि कोई ना कोई उसकी मदद कर सके। तो हमें क्या करना है, इसके साथ हमें ये भी जानना है कि हमें क्या नहीं करना, क्योंकि अगर हम उलट काम करेंगे तो नतीजा उलट ही होने वाला है।
तो अगर कोई बोल रहा है कि मेरे मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो ये गलतफ़हमी है कि जो करता है वो बोलता नहीं है, वो चुपचाप कर लेता है। ये तो बात आप अभी तक समझ गए होंगे। अपने आप में उसको ना एक सीक्रेट मत रखिए, अपने अंदर मत रखिए कि मैं इस पे बड़ा एहसान कर रहा हूँ, नहीं तो इसकी बदनामी हो जाएगी। नहीं, उसको मदद की ज़रूरत है, हमें भेदभाव नहीं करना है। तो उसको जाके उसके घर वालों को बताइए, और या घर वाले हैं तो उसको जाके किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाइए। कोई मॉरल लेक्चर, ये क्या कर रहा है, इसमें ये लिखा है और उसमें वो लिखा है, तू भूत बनेगा, तू चुड़ैल बनेगी, वो सब उसके परे है। तो ये कुछ को कोई लेक्चर नहीं देना, उसके साथ कोई भी आर्ग्यू नहीं करनी, उसकी बेइज्जती नहीं करनी कि तू इतना निकम्मा है, तू बिल्कुल, तेरे में सहन शक्ति नहीं है, तू एक धब्बा है। उसका क्या मोटिव है, वो क्या कोई अपनी बात मनाने के लिए कर रहा है कि वास्तव में वो करने वाला है, वो आपका काम नहीं है, वो मनोचिकित्सक का काम है। आपका काम है उसको सुरक्षित रखना। चैलेंज कभी मत करना, करके दिखा, और अगर उसने कर ली ना तो आप तो अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकेंगे। और फिर से मैं कहती हूँ कि कृपा करके उसे अकेले मत छोड़िएगा। हम किन किन का इस्तेमाल कर सकते हैं? मनोचिकित्सक तो हैं ही, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं। हर एक डॉक्टर को अब अनिवार्य हो गया है। अब हम मेडिकल इमरजेंसी में काम करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम मनोचिकित्सक हैं तो हमें हार्ट अटैक ठीक करना नहीं आता। तो इसी तरह अब पानी इतना सिर के ऊपर हो गया है कि हर एक डॉक्टर को भी मानसिक जो बीमारी है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादातर ये जो देखा गया है कि ये तो साइकेट्री केस है, ये तो मानसिक बीमारी है, ये तो साइकेट्रिस्ट बुला लो। नहीं, सबको सीखना पड़ेगा। अब तो समाज में भी वॉलंटियर टीचर सीख रहे हैं, काउंसलर्स आ गए हैं स्कूल में, टीचर्स को सिखलाई दी जा रही है। आपके रिलीजियस टीचर्स को भी सिखलाई दी जा रही है, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो हैं धार्मिक लोग काफ़ी हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं। और वॉलंटियर जिनको हम ट्रेन करेंगे प्रॉपर्ली। अब एक जो बहुत बड़ा अंतर है ना, जो मनोचिकित्सक डॉक्टर है, जो साइकेट्रिस्ट है, और जो दूसरे डॉक्टर के बीच है। दूसरा डॉक्टर साहब आएगा, पल्स बीपी लेगा और अपनी जो उसकी गति है काम करने की, उस गति पे काम करके चला जाएगा। पर हम लोगों को बैठना पड़ता है, और आपकी गति तो आपको समझना है कि आपको उस बंदे की गति को इज़्ज़त देनी है। जिस गति पे वो अपनी बातचीत करना चाहता है, आपको उतनी देर बैठ के वो बात सुननी पड़ेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है मनोचिकित्सक होने में और दूसरे डॉक्टर होने में। और वॉलंटियर करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, पर क्या ये पेशेंस, ये लगाव, ये जज्बा आप में है? तभी इस चीज़ को आप इसमें वॉलंटियर करिए। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर, अब मैं ये वॉलंटियर जो सुसाइड हेल्पलाइन में है, तो उसको बोलिए कि मैंने आपको जो समझाया है, आपने क्या समझा है। अगर तो वो आपको अपनी भाषा में बोलता है क्या समझा है, तो इसका मतलब वो समझ गया और वो आपकी बात सुन रहा था। और अगर वो वर्ड टू वर्ड आपकी भाषा में बोल रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसने कुछ सुना नहीं, वो बस आप बोल रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, वो टाइम पास कर रहा था। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को अगर आप ट्रेस कर सकते हैं, उसका पूछ सकते हैं घर में कौन कौन है, मैं उनसे बात अगर कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है। ट्रैकर्स भी होते हैं हेल्पलाइन में, अगर ट्रेस करके बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। कई चीज़ में हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, सबकी समस्या सबको नहीं बताते हैं। पर कई जो चीज़ें हैं, जैसे कोई अपने आप को मारने की सोच रहा है या किसी और को मारने की सोच रहा है, तो इस परिस्थिति में आप कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं। फैमिली को भी समझाना है कि हो सके तो तुरंत इसे मनोचिकित्सक के पास ले जाइए, नहीं तो इसके साथ ही रहिए रात भर। ज़्यादातर ये कांड रात को ही होते हैं, जब लोग सो जाते हैं और आदमी कोशिश करता है कि मैं आत्महत्या करूं। तो इसको अकेले नहीं छोड़ना, और सुबह होते ही सबसे पहला काम करना है कि इसे मनोचिकित्सक के पास ले जाइए। मैं आशा करती हूं कि आपके बहुत सवालों का आपको उत्तर मिल गया होगा। और ये जो सुसाइड प्रिवेंशन डे, आत्महत्या को रोकथाम का दिवस है, ये इस बार आपके लिए बहुत ही जागृति दे के जाएगा। और हम एक साथ काम करेंगे।
एक साथ काम करेंगे और आत्महत्या को हमने जो WHO ने सोचा है कि 2030 पे इसके आंकड़े जो हैं आधे करने हैं, उस तक पहुँचेंगे। और हर एक इंसान जो ये देख रहा है, हर एक इंसान जो ये बातचीत देख रहा है, वो अपनी कॉपी में आज की डेट डाल के ये लिखना चाहे कि कल मुझे जीना है, क्योंकि शब्द है ना, इसमें आशा है, इसमें आपका मकसद है ज़िंदगी का रहने का। तो ये आप आज ज़रूर कार्य करना, हो सके तो रोज़ कर लेना, पर आज तो ज़रूर करना। तो आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ चंद लाइनें मैं आपके सामने अर्पित करना चाहती हूँ कि गिर के उठा हूँ मैं अभी, टूटा नहीं हूँ मैं, मेरे खुदा तुमसे रूठा नहीं हूँ मैं। मुश्किल भी तुम और हौसला भी तुम, तुमसे कहाँ खुदा मैं रूठा हूँ मैं, गिर के उठा हूँ मैं, अभी टूटा नहीं हूँ मैं। धन्यवाद, नमस्कार।